अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान में आज आर्मी चीफ ने दौरा किया है और उसके लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा है इनको। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी नफ़रत बढ़ चुकी है गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आर्मी के लिए। ज़बरदस्ती का सूबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का एक प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि ये जरदारी जब प्रेसिडेंट था 2008 से 2013 तक, तो उसने भी वहाँ इलेक्शन कराए थे, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवाया था, लेजिस्लेटिव असेंबली थी। ये सब कोशिशें करके ये देख चुके हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। और अब चाइना का इतना प्रेशर है क्योंकि चाइना ने आपने देख लिया कि भारत का वो मुकाबला नहीं कर सक रहा। उसने एक पत्थर फेंका था कि मैं देखूं, जैसे हम पत्ता फेंकते हैं ना कि चेक करने के लिए कि जब गेम हो रही होती है कि सबकी क्या पोजीशन है, तो इसने देखा कि शायद भाई पुरानी नेहरू वाली पॉलिसी चलेगी और भारत सरेंडर करेगा और भारत पीछे हट जाएगा। तो भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे जारी रखी, जो अभी मोदी जी ने एक टनल का इफ्तिताह किया है, जिससे कि भारत विंटर में भी अपने टैंक समेत पूरा लॉजिस्टिक वहाँ पे सप्लाई कर सकता है। और चाइना ने देख लिया कि भारत को वो मैदान जंग में तो हरा नहीं सकता, तो उसके लिए उसकी मोहताजी पड़ी है पाकिस्तान की। और वह पाकिस्तान जो कि एक बख्शू है, बख्शू को ऑर्डर करता है कि बख्शू साहब भारत को पंगा लो। तो इस तरह से बख्शू ने, दूसरा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और चाइना जो अपनी इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइंस हैं, जिसके तहत दुनिया का मेजॉरिटी जो पानी है ना, वो तिब्बत, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, इन जगहों पे है। और आपको पता है कि पानी वो कमोडिटी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाइना की कोशिश है कि ये पूरे रीजन को वो हथिया ले। इसने गिलगित बल्तिस्तान, वो तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको कि उगर कहते हैं, ये एरियाज तो इसने कब्ज़ा किया हुआ है काफ़ी सालों से। फिर इसने भारत से अक्साई चीन और पाकिस्तान से जो इलाके हासिल किए, अब उसकी कोशिश है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई करे। सीपेक के ज़रिए ये चीज़ें करते रहे, लेकिन सीपेक अब खामोश हो गया है। सीपेक की तरफ से कोई डेवलपमेंट ऐसा सच नहीं हो रही। जनरल आसिम सलीम बाजवा, चोर का बच्चा, डाकू, उसने बड़ी कोशिश करता है। रोज़ इसकी आप ट्वीट देखेंगे कि आज हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, आज ये प्रोजेक्ट शुरू किया। ये प्रोजेक्ट क्या है? कहीं गटर लाइन डाल रहे हैं पंजाब में, कहीं सिंध में कोई रोड बना रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, सबको सीपेक के नाम से जोड़ रहे हैं। हालांकि सीपेक का कुछ नहीं है। सीपेक का मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चाइना की लोन नहीं है, ये चाइना के प्राइवेट बैंक्स की तरफ से लोन है, जो हाई इंटरेस्ट रेट पे एक तो दी गई हैं, जिसकी कंडीशंस बड़ी इनह्यूमन और शर्मनाक हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को तो शर्म हया कुछ है नहीं, तो वो हर शर्त पे उन्होंने वो कर्जे उठा लिए हैं। अब सुना है कि पाकिस्तान को जून 2021 से पहले 100 बिलियन डॉलर चाइनीज़ बैंकों को वापस करने हैं। और चाइना का ये पुराना हथियार है। वो क्या करता है कि जब इतनी लोन दे देता है, लेकिन उसमें कंडीशंस ऐसी रखता है कि जब वापसी की सूरत ना हो तो फिर उन्हीं जगहों पे कब्जा कर लेता है। तो गिलगित बल्तिस्तान को वो प्रोविंस डिक्लेयर करने के बाद चाइना की पॉलिसी ये है कि ऑलरेडी चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे बेशुमार पैकेट्स बना चुकी, और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में पूरी चाइना की आर्मी का कब्जा है। वहाँ चाइनीज़ कॉलोनीज़ हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आ गए हैं, वहाँ पे चाइनीज़ बिजनेसमैन छाए हुए हैं। तो चाइना की कोशिश ये है कि पाकिस्तान जब ये लोन वापस नहीं दे सकता तो वो गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सिनारियो है जिसमें आई डोंट नो व्हाट इज़ भारत डूइंग, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत इसके ऊपर रेजेंटमेंट है। अभी नवाज शरीफ के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें झंडे जलाए गए थे। अगर 4 झंडे मुस्लिम लीग नून के जलाए गए थे तो 2 पाकिस्तान के भी जलाए गए थे। कुछ लोग बड़े, मैंने जब ये ट्विटर पे किया तो नीचे हमदर्दी में कुछ लोग बड़े नीचे आए कि नहीं नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, ये नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट था और नवाज शरीफ के झंडे जलाए गए हैं। तो भाई साहब, वही ग्रीन झंडा चांद तारे का पाकिस्तान का भी है, 19-20 के फ़र्क से। तो उसको आप गलत रंग ना दें,
क्योंकि आफ्टर ऑल जो कश्मीरी होते हैं ना, वो आपको बड़ा फ़र्क समझना होगा। जो पीओके के खिलाफ बारे में बात करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करते हैं ना, वो भारत के हमदर्द कम से कम नहीं है। वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं। ये बारीक नुक्ता आपको समझना होगा। ये जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो बंद लफ्ज़ों में भारत को भी गालियां दे रहे होते हैं। ये कैमरे के सामने जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो इनके कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से ये ओपनली भारत को टारगेट नहीं करते। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आजमाने का सिंपल सा नुस्खा है। इनसे कहें अफजल गुरु को कंडेम कर सकते हो, इनसे कहें यासीन मलिक को कंडेम कर सकते हो, कभी नहीं करेंगे। क्यों? हालांकि ये तो टेररिस्ट है, सर्टिफाइड टेररिस्ट है। पता चल चुका है सब एविडेंसेस के साथ कि इन लोगों ने टेररिज्म को कश्मीर में हवा दी, पेट्रोनेज दी। तो मसला बड़ा सिंपल सा है कि गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा रेजनमेंट है। कर्फ्यू लगा के पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जाना पड़ रहा है, इसका साफ मतलब है। दूसरा, ये जो झंडे जलाने वाली जो वीडियो है, इसमें ज़रा आप गौर कीजिए कि इसमें 90% लोगों ने शलवार कमीज़ पहना हुआ है। शलवार कमीज़ इज़ नॉट ए ड्रेस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। आप समझ रहे हैं कि डेमोग्राफी किस तरह चेंज हुई है। भारत में कश्मीर के जो ठेकेदार चीख रहे हैं भारत के ऊपर, वो ये नहीं देखते कि भारत ने जम्मू कश्मीर में कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं की। वहाँ पे लोकल ड्रेसेस चलते हैं, लोकल ज़बानें चलती हैं, लोकल खाने चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पीओके में आप चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, स्कर्दू, कहीं भी आपको मेजॉरिटी अब शलवार कमीज पहने हुए नजर आएंगे। मेजॉरिटी पंजाबी जबान वहाँ पे बोली जाती है, पंजाबी खाने पीने चलते हैं। पूरी डेमोग्राफी इन्होंने चेंज कर दी है। इक्का दुक्का आवाज़ें वहाँ से उठती हैं जब, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। जैसे कि तनवीर अहमद ने वो झंडा उतारा था पाकिस्तान का पीओके से, उसके लिए इनको क्या सपोर्ट मिली। आज आप देख लें कि सबसे बड़ा मजाक हुआ है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कश्मीर इज़ एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी और उसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होती है, जहाँ का एक पीएम इलेक्ट होता है। मुझे ये बताएं कि दुनिया में कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसके ऊपर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगता है। ये गद्दारी का मुकदमा लगा है आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फारूक हैदर, इनके ऊपर पाकिस्तान ने गद्दारी का मुकदमा लगाया है। अबे गद्दारी कैसे हो गई? वो पाकिस्तानी थोड़ी है, वो तो कश्मीरी है, वो तो आज़ाद कश्मीर का सिटीजन है, वो तो आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर है। वो पाकिस्तान का गद्दार या सपोर्टर कैसे हो सकता है? गद्दारी के लिए पहले आपको पाकिस्तान में होना पड़ेगा। लेकिन ये बारीक नुक्ते समझ में नहीं आते और उस पर भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब कोई भी चीज़ होती है तो पाकिस्तान तो यूएन पूरी दुनिया में जाकर ठेकेदारियां करता है और भारत को कंडेम करना शुरू कर देता है कश्मीर के मामले पे। लेकिन ऐसे किसी इशू पे, ना तनवीर अहमद के मामले पे, कि उसके लिए एक आवाज़ भारत की तरफ से ऑफिशियली नहीं उठी है। इसी तरह अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर ये पीओके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सो कॉल्ड आज़ाद प्राइम मिनिस्टर फारूक हैदर, इसके ऊपर एफआईआर कटती है। अब जब एफआईआर कटी है तो वो फवाद हैदर जो है हमारा जो अपना साइंस का मिनिस्टर, वो कहता है कि हर एफआईआर कटने पे, कोई रोज़ की लाखों एफआईआर कटती हैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी पता होगा। तो भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत ही गद्दारी की एफआईआर काट सकती है। आम आदमी मेरे जैसा पाकिस्तानी जाके किसी के ऊपर गद्दारी की एफआईआर नहीं काट सकता। गद्दारी की एफआईआर हुकूमत ही काट सकती है। अब अगर इमरान खान को नहीं पता तो ये तो इट शोज फवाद चौधरी कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर पपिट है। देयर इज नॉट एन स्टेट विद इन स्टेट, देयर इज एन स्टेट ओवर स्टेट, कि जो के पाकिस्तान की जो इलेक्टेड, सो कॉल इलेक्टेड पपिट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जनरल बाजवा का सारा काम चलता है। तो किसने ये एफआईआर काटी है, ये अब इमरान खान को देखना होगा। तो भाई, पाकिस्तान में बड़ा ड्रामा चल रहा है कश्मीर के नाम पर, रेजेंटमेंट बहुत बढ़ रही है। मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि अपने कश्मीरियों को, अपने गिलगित बल्तिस्तानियों को सपोर्ट करें और इनको आज़ाद कराएं। इनको आज़ाद कराने के लिए वैसे ही सपोर्ट करें जैसे कि पाकिस्तान 90s में आके
इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सपोर्ट करता था। जो चीज़ पाकिस्तान आपके इलाके में आके कर रहा था, कम से कम आप अपने इलाके छुड़ाने के लिए वहाँ पे लोकली सपोर्ट करें, पेट्रोनेज करें और पूरी तरह से उनको आज़ाद कराने के लिए जो तरीका इख्तियार कर सकते हैं करें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये होगा कि लकीर पीटते रह जाएंगे, सूबे बनते जाएंगे। चाइना ने जैसे अक्साई चीन पे अपना पूरा बिठा दिया है पट्टा, इसी तरह वो फिर गिलगित बल्तिस्तान भी टेक ओवर कर लेगा, पीओके भी टेक ओवर कर लेगा, फिर थिंग्स विल गेट मोर डिफिकल्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ें। वहाँ पे लोकल रेजेंटमेंट बहुत बढ़ गई है और आप उनका हाथ थामेंगे तो वो आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अगर इस तरह खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा मैं आगे चलूँ, पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट हुई है, सिंध और बलूचिस्तान आर द ओनली रीजन ऑफ पाकिस्तान दैट हैज़ सी। समंदर इनको ही लगता है बलूचिस्तान और सिंध में, और समंदर में सिंध और बलूचिस्तान के कई आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। वो आइलैंड्स प्रोविंस ऑफ सिंध और प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान की प्रॉपर्टी हैं। लेकिन अभी एक ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो आइलैंड हथिया लिए हैं और उस ऑर्डिनेंस के तहत वो आइलैंड अब फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुके हैं। यहाँ बदकिस्मती एक बहुत बड़ी ये है, मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ कि सिंधियों को उठना हो। सिंध और बलूचिस्तान के ये जजीरे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट हथिया रही है, तो इस सिलसिले में हमें ये देखना होगा कि इसमें कसूरवार, मैं बार बार कहता हूँ कि सिंध का जागीरदार है। सिंधियों को आवाज़ उठानी होगी सबसे पहले अपने जागीरदारों के, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें ये राइट दिया है और ये जजीरे, ये आइलैंड्स हमें सिंध गवर्नमेंट दिए हैं। व्हाट इज सिंध गवर्नमेंट? सिंध गवर्नमेंट इज सिंध के फ्यूडल लॉर्ड्स। सिंध के फ्यूडल लॉर्ड सिंध पे रूल कर रहे हैं सिंस 72 ईयर्स। ये चीज़ हमें समझनी होगी कि पंजाबी आर्मी अगर सिंध को लूट रही है तो ऑन द बैक ऑफ सिंधी फ्यूडल लॉर्ड्स। आपको बहुत ना होने के बराबर सिंधी मिलेगा जो अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ बात करेगा। वो मुहाजिरों के खिलाफ तो फौरन हथियार लेके खड़े हो जाते हैं कि ये वाह हमारे सिंध पे कब्जा कर लिया। अबे तुम्हारे सिंध पे तुम्हारे जागीरदारों ने बेड़ा गर्क किया हुआ, उस पर तुम लोग आवाज़ नहीं उठाने को तैयार। इसका मतलब तुम लोग खुद मिले हुए हो पंजाबियों के साथ। तो सिंध के ये जो जजीरे, ये आइलैंड्स दिए गए हैं, ये बड़ी खतरनाक पोजीशन है। क्यों कि मैं बार बार कहा था कि वो जो समंदर है जहाँ पे ग्वादर, बलूचिस्तान का ग्वादर जो चाइना के हवाले किया गया है, वो चाइना के बेनिफिट में है, क्योंकि चाइना के लिए ये ट्रेड रूट बहुत ज़रूरी है। और अब ये आइलैंड्स भी चाइना के हवाले करने की तैयारी हो रही है। तो ये भारत अगर बैठ के मुंह देखता रहेगा तो यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी और चाइना की कम्युनिस्ट आर्मी मिल के बहुत ख़तरनाक खेल खेल रही है। और सिंध और बलूचिस्तान के ये जो आइलैंड्स हैं, इसको प्योर चाइनाइजेशन होगी। यहाँ पे सिर्फ पंजाबी और चाइनीज़ रहेंगे और टोटल मिलिट्री बेसिस होंगे। इसको रोका जाए और भारत सरकार इस पे सख्ती से पूरी दुनिया में हर जगह आवाज़ उठाए। मैं आम भारतीयों को भी कहूँगा, आम पाकिस्तानी सिटीजन्स को भी कहूँगा कि ये ख़तरनाक डिज़ाइंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये सिंध और बलूचिस्तान के जजीरे हैं, ये पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के आइलैंड्स नहीं हैं। इनको बचाया जाए, वरना रीजन में बहुत ख़तरनाक खेल शुरू हो रहा है। मैं अगली वीडियो में आपको तुर्की और अरब कंट्रीज़ का जो झगड़ा चल रहा है और उम्मा का जो चूरन और इसमें जो बख्शों की पोजीशन है, वो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इस हवाले से आपको पता है कि ये जो अरबियन गल्फ के जो स्टेट्स हैं जिसको तुर्की धमकियां दे रहा है, यहाँ पे ये आइलैंड्स पे चाइना और पाकिस्तान की आर्मी के स्टेशंस बनेंगे तो कितना ख़तरनाक सिनारियो हो रहा है। इस ग्लोबल वार को समझिए, अज़रबैजान वगैरह के जो हवाले से हैं, तुर्की और पाकिस्तान मिल के वापस एक खिलाफत मूवमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें अरब समझदारी का मुजाहरा करते हैं, वो उसके अगेंस्ट हैं। वो मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल बताऊँगा। लेकिन फिल वक्त ये जो सिंधी वडेरा है
वो पंजाबी आर्मी जनरल से कम खतरनाक नहीं है। सिंध का बेड़ा गर्क इन सिंधी जागीरदारों ने किया है। कराची से लेके सखर तक पूरे सिंध का बेड़ा गर्क हो चुका है, और ये सिंधी वडेरे सारे मिल के पंजाबी आर्मी के साथ बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कराची का भी और पूरे सिंध का भी। तो बराए मेहरबानी इसके लिए आवाज़ उठाएं, इसके लिए सपोर्ट करें हमारे कोस को कि हम मिल के ये सब इसको दूर कर सकते हैं। पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान इस वक्त बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। फाइनली मैं थोड़ा पख्तून इशू पे भी बोलूँगा। गुलाले इस्माइल जो कि पाकिस्तान छोड़ के किस तरह से पहुंची अमेरिका, ये एक अलग कहानी है, लेकिन उसके माँ बाप के ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया गया है और बोला गया है कि ये इंडियन एजेंट हैं और रॉ एजेंट हैं। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस वक्त 95% पाकिस्तानी रॉ एजेंट हैं, और खाली 5% जो कि आर्मी और उनके बूट चाटने वाले हैं वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं, पैट्रियट हैं। बाकी पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पंजाब, नवाज शरीफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी ने भारत के 3 रॉ के एजेंट्स आके उससे फलां जगह पे मिले हैं। तो भाई साहब तुम हुकूमत हो, तुम इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि रॉ के एजेंट पूरे पाकिस्तान में जब जिससे मर्जी चाहे मिल सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को रॉ एजेंट बना दिया है। तो फिर तुम्हारी हुकूमत, तुमको हम जो बिलियंस ऑफ डॉलर के बजट देते हैं पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, वो क्या हम पाकिस्तानियों को मारने के लिए ही देते हैं? तो फिर रोको तुम इन रॉ एजेंटों को जो पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे, जो पूरे पाकिस्तान को अपना एजेंट बना चुके हैं, और तुम मुंह देख रहे हो। तो फिर तो तुम नपुंसक हुए ना। तो दिस इज द सिचुएशन कि ये आर्मी, चूंकि अब इनकी पोलें मुसलसल खुल रही हैं, हर आदमी इनकी करप्शन पे आवाज उठा रहा है। बेगैरत का बच्चा आसिम बाजवा चोर का बच्चा साबित हो चुका है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को, पूरी दुनिया के हर आदमी को पता है कि आसिम सलीम बाजवा इज ए चोर, ए डाकू, और डाकू खानदान का सुपुर्द है, और वो एक डाकू मां बाप का बच्चा है। यह साबित हो चुका है। इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही ना इमरान खान की गवर्नमेंट, ना एफएटीएफ, ना कोई और, कोई नहीं बोल रहा पाकिस्तान आर्मी की करप्शन पे। क्यों? इसलिए कि ये बख्शू है, बख्शू की जरूरत सबको पड़ती है, इसलिए इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। तो रोका जाए। डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज द ओनली सॉल्यूशन। इन जनरल्स को जब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वार क्राइम्स के ऊपर इनको लटकाया नहीं जाएगा, तब तक यू डोंट एक्सपेक्ट एनी पीस एनीवेयर। फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जहां भी होगा ये टेररिज्म करेंगे। भारत और अफगानिस्तान तो इनके फेवरेट मार्केट्स हैं, ये करते रहेंगे जब तक आप इनको रोकेंगे नहीं। पाक फौज मुर्दाबाद, पाक फौज मुर्दाबाद, दैट शुड बी द नारा ऑफ एवरी पाकिस्तानी। पाकिस्तान फौज को डिसमेंबर किया जाए, इसके हथियारों को नीलाम करके पाकिस्तान के एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए इस कंट्री का। हमें ये आर्मी नहीं चाहिए, चोर और डाकू आर्मी। और बाजवा, राइल शरीफ, मुशर्रफ, कियानी और तमाम हाजिर सर्विस जनरल्स को लटकाया जाए। देखे पंजाबी है ये अहमद वकास गोराया लाहौर से, ये साफ अल्फाज में बता रहा है हमें। ये कह रहा है कि हम कहते हैं कि नवाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच में अभी ये कहा था कि कुछ जनरल्स की वजह से फौज बदनाम है। तो अहमद वकास गोराया कह रहा है कि कुछ जनरल्स की वजह से नहीं, कि पूरी की पूरी फौज 6,95,000 फौज जो है वो गद्दार है। क्योंकि इसमें से कितने फौजियों ने इस्तीफा दिया, कितने फौजियों ने रेजिस्ट किया कि हमारे कुछ जनरल्स करप्ट हैं। अगर ये कुछ जनरल्स होते तो बाकी फौज क्या कर रही है, क्यों आवाज नहीं उठा रही? देना इस्तीफा। बोले भाई आप ये चोर फौज हो गई है, ये डाकू फौज हो गई है, अपने लोगों को मार रही है और लूट मार कर रही है पाकिस्तान के रिसोर्सेज का, हम इस्तीफा देते हैं, हमें इस फौज में नहीं रहना। कितने फौजियों ने किया? ये जो नीचे लेवल के हम कहते हैं कि जवान तो बेचारा 4 पैसे के लिए अपनी जान, कहां जान दे रहा है? वो तो भाड़े की फौज बना हुआ है। यूएन की रिपोर्ट्स हैं कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान का फौज का है। क्योंकि उनको डॉलर मिलते हैं वहां पे। माल बनाने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी फौज है, पूरी फौज गद्दार है। मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूं कि कुछ जनरल नहीं है। ये अहमद वकास गोराया को देख लें,
गुल बुखारी को देख लें, ये पंजाबी हैं। गुल बुखारी एक जनरल की बेटी है, पाकिस्तान नहीं जा सकती। अब पंजाबी भी जिसको शऊर आ रहा है, जिसको समझ आ रही है, वो अब खुल कर कह रहा है कि पूरी फौज गंदी हो चुकी है। वरना अगर फौज में कुछ लोग खराब होते तो फौज के अंदर से फिर आवाज क्यों नहीं उठ रही? इसका मतलब सारे के सारे चोर हैं और मिले हुए हैं। तो इस फौज को कंट्रोल करना होगा, इस फौज को खत्म करना होगा। इसके अलावा साउथ एशिया में और पूरी दुनिया में आप अमन की तवक्को नहीं कर सकते। ये भाड़े की फौज जाके अब यूरोप के दरवाजे खटखटा रही है और तुर्की के साथ मिलकर आज़रबाईजान में लड़ रही है। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर आज इस फौज को नहीं रोका गया तो फिर मैं कहता हूं कि फिर आप भूल जाएं कि इंडिया में कोई अमन होगा, कोई पीस होगा, रीजन में कोई पीस होगा, एंड बियॉन्ड पूरी दुनिया में कहीं भी आपको पीस नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर लिसनिंग टू मी एंड सपोर्टिंग माई कॉज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्प्रेड आवर मैसेज। थैंक यू।